नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं जीपी। हमने जो एपी का पार्ट था वो हमने 2 पार्ट में कवर कर लिया है, और जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी, इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, इसमें क्या होता है, हमारा एक टर्म होती है जनरल ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन, और इसका जो एनवा पद होता है वो होता है ए आर एन माइनस 1। ए इसका पहला पद होता है, ए आर दूसरा पद होता है, ए आर स्क्वायर इसका तीसरा पद होता है, और एनवा पद जो होता है वो होता है ए आर एन माइनस 1। अब देखिए इसमें हमारे पास एक टर्म निकल कर आती है सार्व अंतर। जैसे हमारे पास एपी में कॉमन डिफरेंस निकल के आता था, तो ऐसे यहाँ पर सार्व अंतर निकल कर आता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन रेशियो, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड टर्म को हम क्या करते हैं, पहली टर्म से डिवाइड करते हैं। सेकंड वाली टर्म को हम क्या कर देते हैं, पहली वाली टर्म से डिवाइड, या फिर मैं इसको क्या कह सकता हूँ, ए एन माइनस 1 हम इसको बोल सकते हैं। सपोज़ करो मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 2 माइनस 1 ये आ जाएगा, 3 रखता हूँ तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, तो A3 अपॉन में A2। इस तरीके से हम क्या निकालते हुए चलेंगे। ये हमारे पास क्या जनरल टर्म होती है। अब सपोज़ करो हमें इसमें क्या है, सम निकालना हो, इन टर्म्स का क्या निकालना हो, योग। तो हमारे पास डिपेंड करता है जो आर की वैल्यू है, जो ये सार्व अंतर है वो लेस देन 1 हो, 1 से कम हो या 1 से ज़्यादा हो। अगर 1 से कम अगर वैल्यू होती है तो हमारे पास जो एस एन का फॉर्मूला होगा जीपी के लिए वो क्या होगा, अगर आर की वैल्यू 1 से कम है तो हमारे पास फॉर्मूला होगा 1 ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। अगर हमारे पास आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज़्यादा वैल्यू आती है, वो मैं भी एग्जाम्पल लेकर आपको क्लियर करके बताऊंगा कि कहाँ पर 1 से ज़्यादा आ रही, कहाँ पर 1 से कम आ रही है, वो कैसे हमें पता लगेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा एस एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। अब हम इसको याद कैसे रखें, ये भी एक समस्या है। देखिए 1 माइनस आर हम कर रहे डिनोमिनेटर में, तो 1 में से वैल्यू को क्या है, कम होनी चाहिए, तभी तो वो वैल्यू माइनस होके क्या है, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ध्यान रखना, जब भी कम वैल्यू हम घटाते हैं 1 में से तो इट मीन्स क्या है, लेस देन की हो जाएगी। एक वैल्यू घट रही है तो इट मीन्स ये आर की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन का साइन होगा। तो ऐसे आपको क्या ये याद रखना है। अब देखिए इनके बेस्ड पर हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से पूछा जा सकते हैं। देखिए हमारे पास 3 क्वेश्चन है, ये हमें करने। अभी मैं आपको क्या जनरल बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि हमें कोई भी जीपी अगर दी हुई है, गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है, तो उसमें हमें टर्म कैसे निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमें कोई टर्म दी हुई है तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे कि वो कौन सी टर्म है, या फिर अगर हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम अगर दे रखी है जिसको हम वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो तीनों मैंने क्या है, एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन है, बस चीज़ें क्या है, आगे पीछे स्टेटमेंट को कर रखा है, इसको हम क्या ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए इनको हम क्या करते हुए चलेंगे। तो देखिए हमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसका मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। हमें जीपी दे रखी है एक 5, 25, 125 एंड सो ऑन। इसका जो पहला पद होगा वो क्या होगा, हमारे पास 5 होगा। इसमें हम कॉमन रेशियो निकालते हैं, सार्व अंतर है जो, तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि सेकंड टर्म को हम क्या करते हैं, पहली टर्म से डिवाइड करते हैं। तो सेकंड टर्म हमारे पास 25 है और पहली टर्म 5 है, 5 से 25 कट गया 5 बार पर, तो जो कॉमन रेशियो सार्व अंतर आया वो कितना आया, 5 निकल कर आया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा है इसका 10th टर्म निकालना है, इट मीन्स हमें A10 निकालना है। एनवा पद निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1। एन का मान कौन सा है, 10वां पद हमें निकालना है। तो यहाँ पर मैं एन की जगह पर क्या रख सकता हूँ भाई, यहाँ पर 10 माइनस 1 हम लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आर की पावर 9 हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब हम फॉर्मूला रख देते हैं, वैल्यू जो पुट कर रखी है, ए की जगह पर कितना रख देंगे, 5। आर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 5 और होल पावर 9। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास सर्च एंड इंडिसेस का फॉर्मूला होता है ए डॉट की पावर एम और ए डॉट एन।
तो पावर्स क्या हो जाती है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। इट मीन्स इसके ऊपर कुछ नहीं, इट मीन्स क्या होगा, 1 होगा। तो 1 और 9 मिलकर क्या बन जाएगी, 5 की पावर 10। ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इसका 10वां टर्म आ जाएगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, इसमें क्या है, अब की बार हमें लास्ट टर्म तक तो दे रखा है कि ये हमें ये बताना है कि ये जो टर्म लिखी हुई है, ये जो वैल्यू होगी 1/19683, ये कौन सी टर्म होगी। अब की बार हमें क्या है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ तो हमें पता था कि ये हमें 10 दे रखा है। अब की बार वो n की वैल्यू हमें बतानी कि वो क्या होगी। तो देखिए इसका जस्ट क्या हम उल्टा कर देंगे। तो हमारे पास देखिए सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। हमें a दे रखा है, पहला पद 1/3 GP का। अब हम क्या है, कॉमन रेशो निकाल लेते हैं। तो कॉमन रेशो क्या करेंगे, दूसरी टर्म बटे में पहली टर्म, पहला का 1 और 3 चला जाएगा ऊपर, 3 3 जा 9, तो ये वैल्यू होगी 1/3। अब देखिए मैंने आपको जब बेसिक चीज़ें बताई थी कंसेप्ट, तो मैं बता रहा था कि r<1 r>1 हमें कैसे पता लगेगी। अब यहाँ पर देखिए इस पहले वाले क्वेश्चन में r की वैल्यू 5 आई थी, तो इट मीन्स ग्रेटर देन वैल्यू 1 है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं यहाँ पर जो हमने लिखा था। अब यहाँ पर वैल्यू देखिए 1/3 आ रही, फ्रैक्शन में आ रही है वैल्यू, मतलब 1 को हम जब 3 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आई। इट मीन्स इस केस में r<1 हम यूज़ करते हैं अगर हमें क्वेश्चन में सम पूछता। अभी तो हमें बेसिक टर्म्स पूछ रखा है, तो हम क्या है इनको नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। अगर सम का केस आता तो हम यहाँ से चेक करते हैं कि r>1 कैसे है, <1 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि <1 और <1 की कंडीशन हमें कैसे चेक करनी है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर a हमारे पास 1/3 आ गया, r 1/3 आ गया। दोनों केस में a और r की वैल्यू 1/3 आ गई। अब हमें क्वेश्चन में पूछा कि ये जो वैल्यू है 1/19683 कौन सी टर्म होगी। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n का मान क्या होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है nवां पद निकालने के लिए arn-1, ये हमें दे रखा है कितने के इक्वल, 19683 के। अब a की वैल्यू हमें दे रखी है 1/3, r की वैल्यू भी 1/3 होल पावर n-1 इक्वल टू 1/19683। अब देखिए ये सेम बेस है, जब मल्टीप्लाई में होते हैं मैंने यहाँ पर भी बताया था, तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इट मीन्स इसके ऊपर कुछ नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर एक वैल्यू होगी, एक और ये माइनस का एक, आपस में ये प्लस का ये माइनस का वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर n इक्वल टू 1/19683 हो जाएगा। जब हम इसको 3 की पावर 9 करते हैं तो ये क्या आता है हमारे पास, ये वैल्यू हमें क्या है फाइंड आउट होगी, ये वाली वैल्यू है जो। तो हम जब कंपेयर करेंगे तो इसकी 1 को भी हम 1 की पावर 9 लिख सकते हैं, और जब दोनों पे 9 पावर आ रही तो इसका हम होल भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पे क्या है सेम पावर है। तो ये 9 पावर क्या है यहाँ पर हट जाएगी। ये भी सेट्स एंड इंडिसेस का रूल होता है कि a की पावर m और b की पावर m हो तो a/b की होल पावर m हम इसको लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पर किया है। ये मैंने देखा बेस दोनों के सेम है, तो जो इनकी पावर होंगी वो भी क्या होंगी, सेम होगी। इट मीन्स n बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ से 9 के बराबर हो जाएगा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अब की बार उसने इन दोनों क्वेश्चंस को मिक्स्ड कर दिया। आपको 12th टर्म फाइंड आउट करनी है और डायरेक्ट आपको 8वीं टर्म दे दी कि भाई ये इतनी है और इसमें r की वैल्यू दे रखी है। अब आपसे पूछा कि 12th टर्म क्या है, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या a की वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म हमें पता लग गई, r हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो सिंपल सी बात हम 12th टर्म भी निकाल लेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए अब देखिए हमें 8वीं टर्म दे रखी है। इट मीन्स AR7 हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 8वीं टर्म को हम क्या लिखते हैं, ARn-1। तो 8वां पद है तो 8 में से 1 कम लिखेंगे तो ये 7 लिख जाएगा। इक्वल टू कितना है हमारे पास 192, और हमें कॉमन रेशो दे रखा है 7। तो r का जो मान है वो कितना दे रखा है, 2 दे रखा हमें। कॉमन रेशो कितना दे रखा हमें, 2। तो देखिए अब हमें निकालना है AR 12th टर्म, हमें कौन सी निकाली, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर हम क्या है a की वैल्यू फाइंड आउट करने के बजाय हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, AR की पावर 7 और r की पावर 4 में तोड़ लेते हैं, क्योंकि AR 11 12th टर्म भी है हमारे पास।
जब मैं यहाँ पर बेस सेम करूँगा, यहाँ पर ए तो हमारे पास कांस्टेंट ही अलग रखेंगे हम, आर की पावर 7 आर की पावर 4, तो आर की पावर 11 बना देगा ये वाला, नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। सही समझ रहे हो आप? तो ए आर 7 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है ऑलरेडी, कितनी भाई यहाँ पर 192, और आर की वैल्यू मुझे 2 दे रखी है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 4, क्योंकि यहाँ पर आर की पावर कितनी है 4 है। 2 की पावर 4 का मान होता है 16 और ये होता है 192। अब देखिए इनके गुना कर लेते हैं, 16 दूनी 32 हासिल 3, 16 निम्मा 144 और 3 हो गए 147 हासिल 14, 16 कम 16 14 30। तो हमारे पास जो टर्म निकल कर आई कौन सी भाई 12th टर्म, तो वो कितनी होगी 3072 3072 होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो ये बेसिक चीज़ आपको बताई है, हमें जब जीपी दे रखी हो पद एन कैसे हम निकालेंगे, या फिर हमें डायरेक्ट एन की वैल्यूज़ हमें दे रखी हो तो हमें बेसिक एन कैसे निकालना होगा, या फिर हमें अगर वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन को दे रखा है बेसिक तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी कुछ क्या बेसिक सी बातें थी। अब हम क्या है सम के जो क्वेश्चन थे मैंने अभी आपको बताया था उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए मैंने आपको पहले भी फॉर्मूले बताए थे, अब मैं दोबारा से एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ। जो हम सम निकालते हैं, योग निकालते हैं किसी भी जीपी के लिए, गुणोत्तर श्रेणी के लिए, तो वो डिपेंड करता है आर की वैल्यू पर, वेदर इट इज़ लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एस एन आर लेस देन 1 में केस क्या होता है 1 माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर, एक से कम वैल्यू माइनस होगी, तो मैंने ऐसे कंडीशन याद रखने का तरीका बताया था। और यहाँ पर एस एन इक्वल टू हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, ये ग्रेटर देन 1 की कंडीशन में है। अब देखिए मैं एक इजी सा एग्जांपल लेता हूँ और इसके थ्रू अगर हम एन टर्म्स में अगर हमें सम दे रखा हो और आपसे डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस पूछ ले या सम पूछ ले तो हम उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको क्या थोड़ा बेसिक आइडिया बताते हुए चलूँगा। सपोज़ करो मेरे पास एक जीपी है 3, 6, 12, 24 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम देखिए ए हमें दे रखा है इसमें कितना 3, आर कॉमन रेशियो है जो वो हमें कितना दे रखा है 6 में से 3 को क्या कर देता हूँ मैं डिवाइड करता हूँ, सेकंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, तो कॉमन रेशियो कितना निकल कर आया मेरे पास 2 निकल कर आया। अब देखिए हम यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट जो डेरिवेशन है वो हम ड्राइव करते हैं। सपोज़ करो मुझे यहाँ पर सम निकालना हो, देखिए मेरे पास पहला जो पद है वो कितना दे रखा है 3, दूसरा पद जो मुझे दे रखा है वो कितना दे रखा है 6, और जो तीसरा पद है वो कितना दे रखा है 12। अब देखिए मैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम निकालते हैं, रिजल्ट है जो हमारे आगे यूज़ होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ करो मैंने यहाँ से सम ऑफ 2 टर्म्स निकाला, 2 टर्म का जोड़ निकाला 6 और 3, 2 टर्म हो गई मेरे पास, पहली टर्म दूसरी टर्म, तो इनका जो जोड़ आया वो कितना निकल कर आया भाई मेरे पास 9 निकल कर आया। अगर मैं यहाँ पर पहली टर्म का योग करूँ तो 3 का तो जोड़ 3 ही रहेगा, तो ये आ गया 3। तो मुझे यहाँ से अगर a2 की वैल्यू निकालनी हो, सेकंड टर्म मुझे निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे दोनों के योग में से पहले वाले का पहले टर्म का क्या योग माइनस कर देंगे। देखिए s2 मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, s2 की वैल्यू क्या थी मेरे पास 9, s1 की वैल्यू 3, 9 में से 3 गई तो 6, और सेकंड टर्म भी मेरे पास क्या है 6, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो मुझे निकालना था वो निकालना था आर के लिए, कॉमन रेशियो हम कैसे निकालेंगे, हमें एन की फॉर्म में निकाल दे रखा हो अगर क्वेश्चन, तो हमारे पास कॉमन रेशियो क्या होता है सेकंड टर्म अपॉन में पहली टर्म। सेकंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको ऊपर बता रखा है s2 माइनस s1, ये हम इसको लिख सकते हैं, और पहले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं s1 लिख सकते हैं। भाई मैंने AP के केस में भी बताया था आपको कि मुझे 3 दे रखा है और मैं इसका s1 निकालूँ तो भी क्या होगा 3 ही होगा, और ये किसके बराबर होता है A1 के इक्वल होता है, ये मैंने AP के केस में भी बताया अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट देखा हो तो यहाँ से मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ इस वैल्यूज़ को, तो ये आ जाएगा s2 अपॉन में s1 माइनस s1 अपॉन s1 आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। ये किसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने ड्राइव कर लिया डायरेक्ट कॉमन रेशियो का। अगर हमें सम दे रखा हो सेकंड टर्म का और फर्स्ट टर्म का तो हम यहाँ से डायरेक्ट कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकालते हुए चलेंगे। अब देखिए इसी के बेस्ड पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्या क्लियरली पता लग जाएगा कि इस रिजल्ट का हम यूज़ कैसे करेंगे। आइए देखते हैं इस एग्जांपल की मदद से।
देखिए हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी इज़ 2.3 की पावर n-2 फाइंड आर। हिंदी में ये कह रहा है कि हमें n पदों का जो योग दे रखा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का, वो हमें दे रखा है 2.3 की पावर n-2। तो कह रहा है इसका सार्व अंतर क्या होगा। तो देखिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, r निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है S2 माइनस S1 माइनस 1। ये किसके केस में होता है, किसी भी जीपी के लिए। और एपी के लिए मैंने आपको बता ही रखा है क्या होता है भाई, यहाँ पर S2 माइनस 2S1। ये मैंने जीपी में बताया था, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा हो तो। इसके ऊपर मैंने 5-6 क्वेश्चन वहाँ पर एग्जाम्पल से समझाया हुआ है ढंग से, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। तो देखिए अभी इस क्वेश्चन पर हम आते हैं जीपी के अंदर। तो अब देखिए हमें सबसे पहले क्या है, 2 लेना है, तो हम सबसे पहले S2 की वैल्यू निकालते हैं। तो Sn हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कितना, 2.3 की पावर n-2। ये 2 डॉट का मतलब क्या है, गुना में है, कभी पॉइंट समझ जाओ। तो हम सबसे पहले n का मान 2 रखते हैं, तो 2 गुना 3 की पावर 2 माइनस 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 माइनस 2। तो ये वैल्यू निकल कर आई हमारे पास कितनी भाई, 16। एक बार हम n का मान क्या 1 रख देते हैं, हमारे पास फॉर्मूले में होती है वैल्यू। तो 2 गुना के 3 की पावर 1 माइनस 2। तो ये वैल्यू आई 2 3 6 माइनस 2। तो ये वैल्यू आई निकल कर कितनी भाई हमारे पास 4। अब हम डायरेक्टली कॉमन रेशो निकाल सकते हैं, S2 माइनस S1। S2 का मान कितना आया 16 अपॉन में S1 4 माइनस 1। 4 चौक 16, 4 माइनस 1 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 3। तो इस तरीके से हम क्या क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला मेथड समझ में आया होगा कि जब भी हमें n की फॉर्म में अगर सम दे रखा हो और आपसे पूछे कि कॉमन रेशो क्या है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली ऐसे निकाल लेंगे। अब देखते हैं हम इसी में अगले टाइप के कुछ और क्वेश्चंस। देखिए जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है हमारे पास, अगर हमारे पास ABC आर इन जीपी, और ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ इस कंसेप्ट पे हमारा क्या है, HSSC क्लर्क के जो पेपर हुए थे उसमें इस टाइप से क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, और वो भी 2-2 आए हुए हैं। 21 तारीख की इवनिंग शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लर्क के अंदर। तो इसके कंसेप्ट को आप क्या थोड़ा ध्यान से समझना, आपको थोड़ा इजी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए अगर ABC हमारे पास GP में है, तो हमारे पास जो B की जो टर्म होती है इसका स्क्वायर इक्वल टू होता है पहली टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब हम इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में ACB इसको लिखा जा सकता है। तो ये हमें क्या है, GP की पहचान होती है कि बीच वाले टर्म का स्क्वायर हमेशा पहले और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जबकि AP के केस में हमारे पास क्या होता था, अगर ABC अगर क्या है हमारे पास AP में होती है, तो जो ट्वाइस ऑफ सेकंड वाले टर्म का वो क्या होता था, पहली और लास्ट टर्म के जोड़ के बराबर होता था। तो इस कंसेप्ट को हम क्या याद रखेंगे इसका भी, तो ये ध्यान रखना। तो GP के केस में क्या होगा, B स्क्वायर इक्वल टू AC होगा, या B इक्वल टू जब स्क्वायर स्पेस हटाएंगे तो अंडर रूट में AC। अब देखिए इसके बेस्ड पर हम क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ X if the 3 terms of हमें दे रखे -2/7 x और -7/2 आर इन GP। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इफ़ द 3 टर्म्स -2/7 x और -7/2 आर इन GP। अगर ये GP में हो तो x का मान क्या होगा। तो देखिए अब इसी रिजल्ट का यूज़ हम करेंगे, तो हम डायरेक्टली ये भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ये भी यूज़ हम कर सकते हैं। तो देखिए मैं ऊपर वाला रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ, B स्क्वायर, B का मतलब क्या है, यहाँ पर ये A टर्म है, ये B है और ये क्या है C है। ये क्वेश्चन में बोल ही देगा कि ये GP में है, तो इट मीन्स ये कंडीशन दे रखी है, तो ये हम यहाँ से रिजल्ट का यूज़ करेंगे। तो देखिए हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं B स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, A और C के प्रोडक्ट के बराबर। तो -2/7 गुना में -7/2, माइनस माइनस तो क्या हो जाएंगे आपस में प्लस बन जाएंगे। तो ये साइन हमने क्या हटा दिए, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो x स्क्वायर इक्वल टू आया 1 और x की वैल्यू हम निकालते हैं
तो वैल्यू आएगी क्या हमारे पास ±1 निकल कर आएगी। तो इस तरीके से हम क्या है क्वेश्चन को यूज़ करते हुए चलेंगे इस रिजल्ट के। अब देखते हैं हम क्या है इसी के बेस्ड पर एक और क्वेश्चन, वो मैंने क्या है HSSC क्लर्क का ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। जो क्वेश्चन वो किस तरीके से पूछा गया है वो देखिए किस तरीके से हमें दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन हमें दिया हुआ था x - 2 x + 3 आर 3 नंबर्स इन GP, फाइंड x। तो x का मान क्या होगा, और ये हमें ऑप्शन दे रखते हैं 6, √6, 0 और -6, ये हमें ऑप्शंस दिए हुए थे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या सॉल्व कैसे करेंगे। तो अभी मैंने बताया था आपको ये x - 2 x और x + 3 ये हमें GP में दे रखे। इट मीन्स ये वैल्यू a है, ये वाली वैल्यू b है और ये वाली क्या है c है। तो अभी हमने रिजल्ट याद रखा था कि b² = होता है किसके AC। अब b की जगह पर मेरे पास क्या है x, तो मैं x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। AC a की जगह पर x - 2 और c की जगह पर है x + 3। तो x² हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी x² a + b, तो प्लस के 3 माइनस के 2, तो ये प्लस का x आ जाएगा और मल्टीप्लाई में ab - 6। x² से x² कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म इधर लेके आएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x - 6 = 0, देन x = किसके बराबर आ गया हमारे पास 6 के, जो कि हमें ए ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी रिजल्ट को यूज़ करते हुए b² = AC या फिर b = √में AC। इन रिजल्ट का हम यूज़ करके इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस इस तरीके से आ सकते हैं। देखिए अभी जो हम टाइप पढ़ रहे थे उसी बेस्ड पर ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले उसी बेस्ड पर हम क्या है 2-3 एडवांस तरीके से क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके से और पूछे जा सकते हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ABC इन AP, तो A, B और C ये किस में दे रखे हैं भाई, हमें AP में दे रखे हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या इजी सी टर्म मान लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन करने में क्या आसानी हो। तो हमने मान लिया इनको 1, 2 और 3 ये आपस में क्या है भाई AP में है। देखिए इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें कितना दे रखा है, 1-1 का गैप के करके दे रखा है जो कॉमन डिफरेंस है। अब क्या कह रहा है AX और B ये किस में हमारे पास GP में है। अभी GP के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि b² = किसके होता है AC के। अब x का मान तो हमें पता नहीं, a का मान हमने ऊपर कितना मान रखा है 1, तो ये मैं 1 लिख सकता हूँ। इस b की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2, तो ये हमने 2 लिख दिया। अब देखिए b² की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं x² = 1 गुना के 2, तो x बराबर वैल्यू आ जाएगी √2। तो x का मान कितना आ गया √2। कभी c की जगह पर ये 3 रख जाओ, ये गलत हो जाएगा। हम अभी GP की बात कर रहे हैं, यहाँ पर A B C ये कंडीशन है, तो ये A है, ये B है और ये C है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना कभी गलती कर जाओ। अब देखिए हमें थर्ड जो स्टेटमेंट दे रखी है इसी के अंदर B Y C ये भी किस में है भाई GP में है। तो B की वैल्यू अब हमारे पास क्या थी यहाँ पर 2, Y हमें पता नहीं और C की कंडीशन क्या है यहाँ पर 3। तो अगर ये है तो सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर y = √ में a × c लिख सकता हूँ, तो 2 × 6 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है यहाँ पर x² b² और y² जो होंगे ये किस में होंगे, ये हमें ऑप्शन दिए हुए AP में GP में या दोनों में या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू हमें पता लग गई, y की हमें पता लग गई और b की वैल्यू हमें पता ही है क्योंकि हमने क्वेश्चन में क्या कितना कंसीडर कर रखा है 2 कंसीडर कर रखा है। अब हम इनके क्या स्क्वायर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने x का स्क्वायर निकाला, तो x का स्क्वायर करूँगा तो √ का स्क्वायर करेंगे तो √ से स्क्वायर रूट वैल्यू कैंसिल आउट, ये 2 दे देगा। अब हम निकालते हैं b का स्क्वायर, b हमने 2 माना है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4। अब y का स्क्वायर तो √6 का स्क्वायर में कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6। अब हमारे पास ये इसी ऑर्डर में अरेंज करनी है यहाँ पर। तो देखिए x का स्क्वायर, x² की वैल्यू 2, b² की वैल्यू 4, y² की वैल्यू 6। अब देखिए अभी मैंने आपको तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिखवाए थे कि हमारे पास क्या होता है GP के लिए b² = AC किसकी कंडीशन में GP में, और AP की कंडीशन में क्या होता है
ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी। ये पहचान होती है कि हमें टर्म्स का पता कैसे लगेगी कि ये ए पी में है या जी पी में है। अब देखिए मैं बीच वाली टर्म का स्क्वायर अगर करूँ और ए सी के प्रोडक्ट के क्या बराबर अगर आ जाती है तो इट मीन्स वो टर्म किस में होगी, जी पी में होगी। अब देखिए बीच वाली टर्म का स्क्वायर करता हूँ मैं, 4 का स्क्वायर 16 है, बराबर होना चाहिए ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर, 2 छिक्के 12। ये तो बराबर नहीं है, इट मीन्स ये जी पी तो है नहीं। इट मीन्स हम क्या अब सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। ट्वाइस ऑफ बी, दूसरी वाली संख्या का दुगना बी का 8, वो बराबर होना चाहिए ए प्लस सी के, 2 जमा 6 ये भी 8 हो गई। इट मीन्स ये क्या होगी टर्म, ए पी होगी। तो अब यहाँ से हमें पता लग गया जी पी तो ये है नहीं और ये क्या होगी, ए पी होगी। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन होगा जी पी वाला भी कट, ये बोथ वाला कट, ओनली क्या होगा, ए पी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या है इन टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेता हूँ, उसके माध्यम से आप क्या समझ जाओगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है। देखिए जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमें दे रखा है, सेम पीछे जो हमने जो क्वेश्चन किया उसी की तरह है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए बी सी एंड ए पी है। तो ए बी सी तो हम 1 2 3 मान लेते हैं भाई ये किस में है, ए पी में है, ठीक है। अब क्या कह रहा है ए बी डी, तो ए हमारे पास कितना 1, बी मान कितना है 2 और डी हमें पता नहीं है, ये किस में है भाई हमारे पास जी पी में है। तो जी पी की मैंने अभी कंडीशन बताई थी, बी का स्क्वायर इट मीन्स 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, ए सी के, तो 1 इंटू डी। तो 4 बराबर 1 इंटू डी करेंगे तो डी, तो जो डी का मान निकल कर आया वो कितना निकल कर आया हमारे पास, 4 निकल कर आया। अब हम कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ ए हमें कितना दे रखा है 1, ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो 1 माइनस 2 करूँगा तो ये कितना मिलेगा मुझे, माइनस का 1, तो ये हम क्या -1 यहाँ पर लिख देंगे। अगला हमें दे रखा है डी माइनस सी, डी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 3 है, तो डी माइनस सी, 4 माइनस 3 करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस का, तो ये हमने प्लस का 1 लिख दिया। एंड सो ऑन, इस तरीके से क्या आता हुआ चलेगा। लेकिन हमें आगे तो इसमें देनी रखी 3 ही टर्म है, तो हम 3 ही टर्म को हम क्या कंसिडर करेंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में अभी मैंने आपको कंडीशन बताई थी, ए पी के लिए क्या होता है, ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी होता है, जबकि जी पी के कंडीशन में क्या होता है, बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। अब देखिए अगर मैं ए पी के लिए चेक करूँ पहले ऑप्शन में दूसरी संख्या का दुगना, तो 1 माइनस 1 का दुगना करूँगा तो -2 आएगा, इक्वल टू ए प्लस सी होना चाहिए, 1 + 1 2, -2 क्या +2 के बराबर है, नहीं है बिल्कुल भी, तो इट मीन्स ए पी तो ये है नहीं। इट मीन्स ये बोथ और ये ए पी वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, कट हो गए। अब हम सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं, क्या ये भी वेरीफाई होती है नहीं होती है। तो बी का स्क्वायर इट मीन्स -1 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी, 1 × 1, तो -1 का जब भी पावर सम होती है तो ये पॉजिटिव दे देगा, ये भी पॉजिटिव, कंडीशन वेरीफाई होगी 1 = 1, दोनों तरफ क्या है पॉजिटिव मिल गए। इट मीन्स ये क्या होगी, जी पी होगी। तो हमारे पास ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा कि हाँ ये किस तरीके से हम करेंगे। तो मैंने आपको क्या एक इजी मेथड बताया कि हमेशा टर्म्स को क्या 1 2 3 जितना इजी हो सके आप कंसीडर करके कर सकते हो। अगर हम स्कूल वाले मेथड से करें तो उससे क्या थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, हमें अपना टाइम बचाना है पेपर में, तो हम इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या करते हुए वहाँ पर चलेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के कुछ और क्वेश्चंस। देखिए जो क्वेश्चन हमने लिया हुआ है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेम जो हमने अभी बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हुए चल रहे सेम उसी पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है P + Qth टर्म ऑफ ए जी पी इज़ M, P + Qth जो पद होगा किसी जी पी का वो M है, और P - Qth जो टर्म होगी पद है किसी भी जी पी का वो हमें कितना दे रखा है भाई यहाँ पर N। तो कह रहा है इसकी Pth टर्म फाइंड आउट करो, इसका जो P पद होगा वो क्या होगा। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और ये फोर्थ ऑप्शन। तो देखिए हम सेम उसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अगर आप लोगों ने देखा है तो आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा। क्या ध्यान हो रहा है कि सर आपने बताया था कि जब भी पी क्यू या एम एन वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपने बताया था P = 1 मानते हैं और Q = हम क्या है भाई 2 मानते हैं। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। अब मैं यहाँ पर क्या है टर्म बनाने की कोशिश करता हूँ, तो P + Q पद अगर मैं निकालता हूँ तो A
P प्लस क्यू अगर मैं लिखता हूँ तो A3 मुझे मिलेगा। ठीक है भाई, चलो आएगी कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू, वो भी हम देखेंगे। जैसे ही मैं इसका P माइनस क्यू पद निकालूंगा तो A अपॉन में P माइनस क्यू अगर मैं पद निकालता हूँ 1 माइनस 2 करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1 भाई, प्लस का 1 माइनस का 2, तो ये वैल्यू माइनस का 1। क्या कोई भी टर्म माइनस में होती है? नहीं होती, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। तो हम इसका क्या कर देते, जस्ट उल्टा कर देते। कंसेप्ट हम वही रखेंगे, बस क्या कर देंगे अब की बार यहाँ पर नेगेटिव टर्म ना आए तो इनकी वैल्यू क्या है, इंटरचेंज कर देते हैं। रखना वही कंसेप्ट ही हमें। तो ये P बराबर 2 मान लेंगे और Q बराबर 1। क्यों मानेंगे? जिससे कि ये टर्म नेगेटिव ना निकले। अब देखिए ये P प्लस क्यू तो हमारे पास 3 है, P माइनस क्यू 2 माइनस 1 करूँगा तो ये कैसा बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। अब ये हमें जो दे रखा है P प्लस क्यू पद है, ये कितने के बराबर दे रखा है, M के। P माइनस क्यू जो पद है वो कितने के बराबर दे रखा है, N के। तो अब देखिए अब हमारे पास क्या है, GP बन रही है यहाँ पर। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। अब हमें तीसरा पद दे रखा है M और पहला पद दे रखा है N। ये हमें नहीं पता, ये पद हमें पता ही नहीं है कि ये है क्या। तो अभी मैंने आपको बताया था, सपोज़ करो मैं इसको क्या मान लेता हूँ भाई, B मान लेता हूँ। हमारे पास टर्म क्या होती है, A, B एंड C। कंडीशन क्या होती है, B स्क्वायर इक्वल टू AC के होता है। तो AC इक्वल टू अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ तो N M आ जाएगा, A और C, N और M, तो ये N M आ गया। अब देखिए मुझे यहाँ पर P वा पद निकालना है। कौन सा निकालना है, P वा पद। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देंगे A2। भाई P पद को मैं AP लिख सकता हूँ और P को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि P मैंने क्या मान रखा है, 2। तो इट मीन्स जो ये वाली वैल्यू होगी अंडर रूट, जब इस पे से हम हटाएंगे इसके रटेगा तो इस पे MN लग जाएगा और यही हमारा क्या होगा, P पद होगा। देखिए दोबारा से समझिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये A B C ये टर्म मुझे नहीं पता, ये मैंने B कंसीडर कर ली। B स्क्वायर इक्वल टू NM आ गया। जैसे ही मैं इस पे से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पे अंडर रूट लग जाएगा, ये अंडर रूट लग गया। ये वाली जो टर्म है ये कौन सी निकल कर आई मेरे पास, सेकंड टर्म होती भाई, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। सेकंड टर्म में मैंने ये लिख दी और A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ। और इस AP का मतलब क्या, मेरे पास Pth टर्म मुझे मिल गई। तो इस Pth टर्म का मान आया अंडर रूट में Mn। तो अंडर रूट में Mn कौन सा ऑप्शन मुझे दे रखा है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें क्या है, GP की डिफरेंट क्या कॉमन डिफरेंस होता था, कॉमन रेशो होता था। अगर कॉमन रेशो हमारे पास निकालना हो और क्या टर्म एक जैसी आ जाए सारी, 1 1 1 1 आ जाए या 2 2 2 आ जाए या 3 3 आ जाए, या फिर मैं जनरल लैंग्वेज में कहूँ कि सभी में क्या आ जाए भाई, ए आ जाए, इस तरीके से कंडीशन में GP आ जाती है हमारे पास। तो उस टाइम पे हम कॉमन रेशो और सम है जो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको आने वाले टाइप में बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे पास कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, कोई श्रेणी है जो वो हमें किस तरीके से दी होगी, ए एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन बनती है कि अगर हमारे पास D बराबर 0 और R बराबर क्या हो भाई, 1 हो, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है हमारे पास, 0। हम AP के लिए बात कर रहे हैं पहले। तो D कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, इनके सेकेंड टर्म में से पहले टर्म माइनस गई तो ये 0। और कॉमन रेशो अगर हम GP की बात करते हैं तो कॉमन रेशो कितना होगा इस केस में, 1 होगा, क्योंकि हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड देंगे, A से A कट जाएगा तो कितना निकल कर आएगा, 1। तो इस केस में क्या होगा, AP एंड GP दोनों क्या होंगे, बोथ होंगे। ठीक है, इनके कंसेप्ट पर मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा कि हमें कैसे चेक करना है कि ये AP एंड GP बोथ आंसर्स होंगे या नहीं होंगे। सेकंड कंडीशन की अब हम बात करते हैं। अगर हमारे पास A B C, A बराबर B बराबर C हो, A B C में अगर A बराबर B बराबर C, जैसे देखिए ये A था, ये B था, ये C, 3 टर्म मैंने कंसिडर कर ली और तीनों क्या है आपस में एक जैसी वैल्यू दे रहे हैं, तीनों आपस में क्या इक्विवेलेंट है। तो इस केस में भी AP एंड GP बोथ केस होंगे। और इस केस में जो SN निकालने का फॉर्मूला होगा
वो क्या होगा हमारे पास एस एन इक्वल टू एन ए होगा। क्या होगा एस एन इक्वल टू एन ए। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना। अब देखते हैं इनके बेस्ड पर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमें जो दे रखा है ये क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड जीपी में है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स जेड अगर एपी में है तो कह रहा है कंडीशन क्या होगी उस टाइम पर। तो ये हमें ऑप्शन दे रखे ए बी सी, हमें सेलेक्ट करना है कि क्या होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है ए बी सी, ये मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, एक्स वाई जेड किस में है भाई जीपी में। इट मीन्स अभी मैंने जीपी की कंडीशन बताई थी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं ए बी सी के साथ कंपेयर करता हूँ तो वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास एक्स जेड आ जाएगा। तो ये मैं यहाँ से आपको समझाने के लिए लिखा था, मैंने मिटा दिया। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, ये हमारे पास क्या है एक कंडीशन हमने यहाँ से बना ली। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई एंड टेन इनवर्स जेड, ये किस में है भाई एपी में है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये एपी में है तो इट मीन्स क्या होगा, अभी मैंने आपको कंडीशन बताई थी, जैसे हम यहाँ पर चेक करते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी जीपी के केस में, ऐसे हमारे पास एपी के केस में क्या होता है, सेकंड वाले टर्म का जो ट्वाइस है वो किसके इक्वल होता है, पहली और लास्ट टर्म के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं तो टू टेन इनवर्स वाई हो जाएगा हमारे पास, ये ए है मेरे पास, ये बी है और ये वाली टर्म क्या होगी सी। ये अपॉन में नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए हाईलाइट करके ए बी सी बताया है, इक्वल टू ए प्लस सी। इट मीन्स टेन इनवर्स एक्स और प्लस में टेन इनवर्स जेड। अब यहाँ से हम क्या फार्मूला यूज़ कर लेंगे, टू टेन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है हमारे पास टेन इनवर्स टू वाई अपॉन में वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई की जगह पर यहाँ पर क्या है जेड अपॉन में वन माइनस एक्स वाई एक्स जेड। तो ये एक्स जेड। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर अभी मैंने टेन इनवर्स दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा टू वाई अपॉन में वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस जेड वन माइनस एक्स जेड। अब देखिए वाई स्क्वायर की मेरे पास एक्स जेड वैल्यू है और यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है। इस वाई स्क्वायर का यूज़ करते हुए एक्स जेड मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया भैया यहाँ पर एक्स जेड। अब देखिए नीचे वाली टर्म दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गया आपस में। तो टू वाई इक्वल टू किसके हो गया एक्स प्लस जेड। इट मीन्स क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि बीच वाली टर्म का बी का ट्वाइस ए प्लस सी के योग के बराबर होता है। तो ट्वाइस ऑफ बीच वाली टर्म में जो मेरे पास क्या थी एक्स वाई और जेड, ट्वाइस है पहली टर्म और लास्ट टर्म के योग के बराबर है। इट मीन्स जो ये एक्स वाई जेड थे ये किस में होंगे, इट मीन्स एक्स वाई एंड जेड आर इन ए पी और जी पी में हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे एक्स वाई जेड आर इन जी पी, ये क्या है हमारे पास गिवन है और ये हमने यहाँ से ए पी में भी है आल्सो इन ए पी, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो ये कंडीशन मैंने अभी आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था कि ए पी और जी पी की कंडीशन अगर आती है दोनों तो उस केस में क्या होता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब हमें यहाँ पर ए बी सी ना दे के क्या दी हुई है वैल्यू एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन है क्या है समझ में आ गया होगा। और HSSC के व्यू तो ये वाला जो क्वेश्चन है SI इंस्पेक्टर का जो होगा उसमें क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस एग्ज़ाम के लिए। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, अच्छी तरीके से समझकर करते हुए चलना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे। देखिए हमने जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस लिए ये थोड़े देखने में तो आसान लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन है नहीं इतने आसान, इनमें थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना पड़ता है, बाकी ये इजी क्वेश्चंस ही होते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ, मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों को हम एक साथ देखेंगे। ये कह रहा है इफ़ द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी, थर्ड टर्म का मतलब क्या है ए आर स्क्वायर, भाई मैं थर्ड टर्म को क्या लिख सकता हूँ ए आर एन माइनस वन, तो 3 माइनस वन लिखेंगे तो 2, ये हमें दे रखी है 3। अब कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो 5 टर्म की जो शुरू की जो 5 टर्म होंगी उनका प्रोडक्ट क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। तो हम देखिए पहली टर्म ए मानते हैं, दूसरी टर्म ए आर,
तीसरी AR², तीसरी चौथी क्या हो जाएगी AR³ और पांचवी क्या हो जाएगी AR4। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था इनका जो सब में क्या बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, एक A 2 3 4 5, तो A की 5 हम लिख सकते हैं और R की पावर लिख सकते हैं 2 3 5 4 9 और एक इसमें 10। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं AR² का होल 5 हम लिख सकते हैं, क्योंकि A की 5 खोलेंगे तो A की 5 पावर लिख जाएगा, R² को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R10 हमें मिल जाएगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। अब AR² की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है भाई हमारे पास 3, तो 3 की होल पावर 5 कर देंगे। 3 को जब हम 5 बार गुना करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा कितना 243। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल कर आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा हमें क्या अपना दिमाग लगाना होता है कुछ नहीं इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको AP में भी कराए थे कि कभी भी हमारे पास पहली टर्म दी हो, लास्ट टर्म दी हो, बीच वाली टर्म नहीं पता है, तो AP के केस में मैंने क्या बताया था हमेशा हमें क्या है पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म एक बीच वाली टर्म और मान लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा क्या ईजी हो जाए। तो सेम वही कंसेप्ट हम क्या यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या मान लिया ये हमारे पास कोई पहली टर्म है A और B क्या हमारे पास लास्ट, तो हम क्या करते हैं इसमें अपनी तरफ से एक और टर्म मान लेते हैं। ये हमने मान ली सपोज करो x, क्या मान ली भाई हमने x, और टोटल टर्म जो हमने मानी है वो कितनी मानी है 3 ही मान ली, जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा क्या है आसान हो जाए। तो हमने क्या कर लेते हैं टोटल टर्म ही हम क्या मान लेते हैं इनकी 3 मान लेते हैं, और जो टर्म क्या होंगी A B और ये x हमने मान ली। अब क्वेश्चन को मैं क्या है GP में मुझे दे रखा है, तो एक GP हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा इजी होता चले। 1 2 और 4 कंपेयर करता हूँ, A का मान यहाँ पर ये है, B का मान यहाँ पर ये है। ठीक है भाई। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर P इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स, तो हम इनका क्या निकाल देते हैं सभी का प्रोडक्ट निकाल देते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा 1 गुना के 2 गुना के 4, सभी संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो 2 एकम 2 चौक 8, तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आई हमारे पास प्रोडक्ट है जो 8 निकल कर आया। अच्छा अब हमें क्वेश्चन में वेरीफाई क्या करना है A B की होल पावर n क्या होगी। तो A हमने कितना माना है भाई यहाँ पर 1 और B कितना माना है मैंने गुना में 4, होल पावर n की वैल्यू मैंने कितनी कंसीडर करी यहाँ पर टोटल 3 टर्म्स मानी मैंने ये 3, तो 4 का क्यूब कितना निकल कर आया 64 निकल कर आया। अब हमें क्या करना है अब क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में वेरीफाई करना है कि जब हम प्रोडक्ट 8 रखते हैं तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए उसकी 64 निकल कर आनी चाहिए। तो प्रोडक्ट क्या हमारे पास ये P था, प्रोडक्ट को मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 8। कौन से ऑप्शन में 8 रखने पर हमें जो वैल्यू कितनी होनी चाहिए 64 मिले। तो देखिए मैं यहाँ पर 8 का क्यूब रखता हूँ तो 512 मुझे मिलेगा। ये क्वेश्चन मेरे पास पहले ही गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन पे हमने 8 रखा, P का स्क्वायर 64, और यहाँ से भी मुझे क्वेश्चन में क्या मिल रहा है 64, तो इट मीन्स B ऑप्शन हमारे पास क्या होगा सही ऑप्शन होगा। देखिए मैं क्या करता हूँ P की वैल्यू 8 इक्वल टू 8 का हम क्या स्क्वायर रखते हैं सेकेंड ऑप्शन में, तो ये वैल्यू मुझे 64 मिली। और जब मैं AB में होल पावर n मिलते करता हूँ तब भी मुझे 64 मिल रही है। इट मीन्स दोनों कंडीशंस क्या होगी ये वेरीफाई हो गई। तो इट मीन्स ये जो ऑप्शन B होगा वो हमारे पास क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो हमने क्या है अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक पार्ट था वो हमने क्या है कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम ज्योमेट्रिक मीन के बारे में और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बीच में रिलेशंस क्या होती है, AP GP और HP में क्या रिलेशंस होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।